तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10वीं का विज्ञान, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए ये फिजिक्स यानी भौतिकी का ये टॉपिक है। आपका विज्ञान में तीन ब्रांच है, एक है रासायनिक विज्ञान, एक है भौतिकी विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। तो हम आज आप लोगों को भौतिकी विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में अध्याय 10 में दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये भौतिकी का पहला पार्ट है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल में सीखना है। इस चैप्टर को बहुत ही पढ़ने में मजा आएगा और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो एनसीईआरटी जो आपका एनसीईआरटी बुक है, इसमें जो जो टॉपिक नहीं भी दिया रहता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक कवर कराएंगे। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रकाश से, क्योंकि पहले हम लोग को प्रकाश दिख रहा है, उसके बाद परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन। तो पहले हम प्रकाश के बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में। तो बुक को हटा लेते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान से बस पढ़ना है आप लोग को, और मैं इतना कोशिश करूंगा कि पढ़ते ही सारे आप लोग को टॉपिक याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक मिला प्रकाश। नंबर 1 पर डाल देते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का भी प्रश्न 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। ठीक है, अब प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिभाषा देखिए होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई टर्च रहता है और रात में हम लोग जब जाते हैं तो वस्तु दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रकाश मारते हैं तो वस्तु दिख जाता है। तो प्रकाश का वहीं से परिभाषा निकल करके आया कि प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। याद हो गया? चलो एक बार इसे लिख भी लेते हैं। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का, ऊर्जा का वह रूप है, वह रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को, वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, वस्तुओं को देखते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न, इस तरह का प्रश्न 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रकाश कहा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो मेन चीज़ है आपको सारे टॉपिक को कवर करना, याद करना। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के बाद आता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो नंबर 2 पर डालिए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है। देखिए प्रकाश स्रोत का परिभाषा होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे टर्च है, और टर्च से जैसे आप लाइट मारोगे तो वहाँ से जो स्रोत जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से वो लाइट से शुरू हो रहा है, उसी को तो हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो टर्च है और टर्च यहाँ पर हमारा यहाँ से लाइट देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ से लाइट को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो इसी स्रोत को हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे, यहाँ वाला को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जिस वस्तु से, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है,
प्रकाश स्रोत कहा जाता है। याद रहेगा, प्रकाश स्रोत का परिभाषा कभी नहीं भूलोगे। चलो अगला टॉपिक है प्रकाश संयता है, प्रदीप्त क्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इक्वेशन किए जाते हैं। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त दो है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में सब नहीं दिया रहता है, जो एक बुक पढ़ते हो आप लोग इसमें नहीं दिया रहता है, लेकिन आप अलग से कोई कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया रहता है, और आपके एग्जाम में सब पूछ ले जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में कुछ टॉपिक को छुपा दिया जाता है, उसको निकालना पड़ता है अलग अलग बुकों से। ठीक है, तो हम पूरा आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रदीप्त, प्रदीप्त क्या है, प्रदीप्त क्या है, इस तरह का प्रश्न 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रदीप्त का परिभाषा होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहलाती है, प्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला टॉपिक, प्रदीप्त के बाद अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त क्या है। ठीक है, अप्रदीप्त का परिभाषा होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त बोलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को बिना लिखे भी आप लोग को याद हो जाएगा कि वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है उसे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, ये सब याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगला टॉपिक है 5 नंबर पे, उसका नाम है परिकर्णन। परिकर्णन क्या है, आपके एग्जाम में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिकर्णन क्या है पहले हम क्वेश्चन डाल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं इसके बारे में। परिकर्णन, सॉरी गलत हो गया, परिकर्ण पर र होता है। ठीक है, परिकर्णन क्या है। परिकर्णन का परिभाषा है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकृत करेगा, फैलाएगा, उसी को हम लोग परिकर्णन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात को। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, कोई भी कण उस पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को खींचेगा और खींचने के बाद अवशोषित करके, अपनी तरफ अवशोषित करके उसे चारों तरफ क्या करेगा, विकृत करेगा, फैलाएगा, उसी को हम लोग परिकिरणन बोलते हैं। ठीक है, इसका लिख देते हैं परिभाषा कि प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण
वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग परिकर्णन कहा जाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, परिकर्णन क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे जो भी लिखवा रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा। बहुत ही साफ सुथरा बनाया गया हमारा नोट्स है, वो आपको मिल सकता है। उसके लिए कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे। ठीक है, 8383896119। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परिकीर्णन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश तो पढ़ लिए, लेकिन अब प्रकाश की किरण को पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रकाश की किरण का परिभाषा क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर होगा ना। प्रकाश की किरण क्या है? ठीक है, प्रकाश की किरण का देखिए परिभाषा होता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा पर चलती हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। ठीक है, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब क्वेश्चन। ठीक है, एक सरल रेखा पर चलने वाले, क्लीन नहीं दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है? कैमरा थोड़ा जूम कर देगा क्या? चलो ठीक है शायद। ठीक है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, थोड़ा जोर से बोलते हैं, प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रहेगा, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद आता है प्रकाश का किरण पुंज क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज क्या है? देखिए, प्रकाश का किरण पुंज का परिभाषा होता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। याद रहेगा, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश के किरणों को ही प्रकाश के किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इससे भी लिख देते हैं, प्रकाश की किरणों की
प्रकाश की किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का जो किरण पुंज होता है, ठीक है, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। मतलब प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इसके बारे में सीखते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ध्यान दीजिएगा। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो ये 3 होता है। अब इसका भी परिभाषा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कह देता है क्वेश्चन कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है तथा वो कितने प्रकार का होता है उसे समझाए। इस तरह का 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात को समझिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक बार फिर से समझिए, 5 नंबर का जब पूछा जाएगा, कहेगा क्वेश्चन कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है तथा वो कितने प्रकार का होता है तथा उसे समझाए। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले उसका परिभाषा, वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन लिखना होता है, और उनके बाद अपसारी, समांतर, अभिसारी, तीनों का परिभाषा भी लिखना पड़ता है, ठीक है। और नहीं तो कभी कभी सिर्फ प्रकाश किरण पुंज कभी खाली पूछ लिया जाएगा, कभी अपसारी किरण पुंज सिर्फ पूछ लिया जाएगा, तो कम मार्क्स का पूछा जाएगा। जब पूरा पूछा जाएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, लॉन्ग में हो जाएगा। तो पहला उठाइए, पहला हम लोग का है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या है। देखिए अपसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, ठीक है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभी आपको फिगर भी बताएंगे, ठीक है, पहले परिभाषा लिखते हैं। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका फिगर है,
ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है। अपसारी किरण पुंज में बोला है कि पहले परिभाषा एक बार समझिए कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा प्रकाश स्रोत है, एक बिंदु स्रोत यहाँ पर प्रकाश है, और अपसारी में क्या होता है, यहाँ से निकल करके इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, यानी ये क्या होगी, फैलती चली जाएगी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ से निकल करके इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी ये फैलती चली जाती है। इसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको जो फिगर है ये भी एग्जाम में बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये तो हुआ अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस पेज को हटा देते हैं, न्यू पेज लेकर आते हैं। ये देखिए, हम लोग सेकंड इसका, दूसरा इसका होगा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? ठीक है, समांतर किरण पुंज का परिभाषा होता है, ठीक है, कि समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, दिख रहा है ना, अब क्लीन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या होती है, एक दूसरे की समांतर होती है। तो इसका परिभाषा होगा समांतर किरण पुंज में, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के, एक दूसरे के एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे जाएगी, ये जा रही है, ठीक इसके समानांतर, इसी को तो हम लोग समांतर बोलते हैं। देखिए इसके समानांतर जाएगी, इस तरह से ये किरणें जाएगी, यानी एक दूसरे के समानांतर जाएगी, समांतर किरण पुंज में। ठीक है, उसके बाद आता है समानांतर के बाद अभिसारी किरण पुंज ना, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज क्या है? ठीक है, अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब अभिसारी किरण पुंज में बहुत इधर उधर से किरणें जो होगी एक जगह मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होता है, इस तरह को अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है। ठीक है, एक्चुअल में परिभाषा लिख भी देते हैं, क्योंकि ये लिखेंगे तभी आप लोग काम आएगा, बोलने से तो आप लोग सब भूल जाओगे। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिलती है, आकर मिलती है या मिलती हुई, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसका फिगर होता है कि यहाँ से किरणें जाएगी और यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से जाएगी,
मिल जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये भी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रकाश किरण पुंज क्या है तथा वो कितने प्रकार का होता है उसे समझाएं, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपको लिखना होगा। ठीक है, अब अगला इसमें है टॉपिक कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। ये भी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी। ये 7 था ना, ये 8 होगा। ठीक है, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? ठीक है, पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा होता है कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, ठीक है, उसे पारदर्शी पदार्थ बोल देंगे। और साथ में एक अपारदर्शी होता है, जहाँ से वो पार नहीं कर पाएगा उसे अपारदर्शी कहेंगे। आइए इसका परिभाषा लिख देते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और है अपारदर्शी। अपारदर्शी, थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? सब पेन ही खत्म हो गया है, अच्छा चल नहीं रहा है, सिर्फ यहीं तक साथ हमारा दे रहा है पेन, ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक वाला। ठीक है, रंग पहचानने नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में ऐसा मत लिखना सर आपको रंग भी नहीं पहचानने आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लड़के हैं ना, ऐसा लड़कियां रंग पहचानती है अच्छे से, सबको पता है ना। तो अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा होता है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता है। जो जाने देगा पारदर्शी, जो नहीं जाने देगा अपारदर्शी। जाने नहीं देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़े। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अभी प्रकाश के बारे में पढ़े, अब हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश हम लोग का जितना एनसीईआरटी में पढ़ना था सारे प्रकाश के बारे में पढ़ गए। अब परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए परावर्तन के बारे में थोड़ा आपको पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी छोड़ने का नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश नाम लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है। ये प है, ब मत समझिएगा, ठीक है ना, ये प है। तो प्रकाश का परावर्तन का एक्चुअल परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले यही सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर 1 डाल देते हैं, लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा होता है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन मतलब लौटना, ठीक है, लड़ करके लौटेगा उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा होगा, प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से, किसी वस्तु से टकराकर टकराकर लौटने लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया परिभाषा। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन के दो भागों में बांटा गया है। दो नियम है, ये भी लिख लो, दो नियम है, ऐसे सही रहेगा, दो नियम है, ठीक है। आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम है लिखें, तो ये आएगा 2 नंबर में। जब ये प्रश्न को चेंज कर देगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा उसके नियम को लिखे तथा समझाए, तो आ जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम, पहला क्या हमने बोला था कि आपतित किरण, आपतित आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया खींचा गया खींचा गया अभिलंब तीनों तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है, ठीक है। दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, आपतन आपतन कोण आपतन कोण यानी आई। और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको आर से डिनोट करते हैं, के बराबर होता है, बराबर होता है। इसको अर्थात ऐसे भी लिख सकते हो, I = R, ठीक है। ये नियम होता है।
समझ गए। अब देखिए आपको हम परावर्तन के नियम जो होता है, ठीक है, इसको हम अच्छे से और डीपली में पढ़ते हैं, ठीक है, कि समतल दर्पण कहाँ पर होता है, आपतन बिंदु कहाँ होता है, आपतित किरण कहाँ होता है, आपतन कोण किसको बोलेंगे, परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, परावर्तित किरण किसको बोलेंगे, इस सब के बारे में सीखेंगे। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सब के बारे में अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सारे एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसके बारे में अब सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे? तो हमारे पास तो अभी पेंसिल नहीं है, हम पेन से ही बनाएंगे फिगर, तो आप लोग समझिएगा जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, हमने एक समतल दर्पण लिया, इसका नाम क्या है, समतल दर्पण। तो ऐसे इसको हम पहले रेकरिंग कर देते हैं, रेतित कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, पूरा अच्छे से आपको 10th में पढ़ाने वाले हैं। अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिएगा सभी वीडियो को, मेरे मैथ साइंस सारा चीज़ पढ़ाने वाला है 10th क्लास का। 11th का हम पूरा मैथ टीचर है स्पेशल, 12 का भी पढ़ाते हैं मैथ, ठीक है। मतलब मैथ के टीचर हैं, बट साइंस बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, इसलिए हमने पढ़ाना शुरू किया, तो हमने सोचा पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा दे 10th का, ठीक है। ऐसे हम ओनली मैथ टीचर है, ठीक है, 11-12 का। लेकिन ज्ञान है तो बांट देते हैं, आप लोग कहते हो तो, ठीक है। चलो, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका क्या नाम है, समतल दर्पण। यहाँ पर लिख सकते हो समतल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बिंदु होता है, ठीक है, इसका नाम ओ दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु नाम है इसका, ठीक है। आपतन बिंदु से जब इस तरह से जाएगी लाइनें, ठीक है, इस तरह से नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, दिख रहा है साफ, यहाँ से ये लाइन जाएगी ऐसे होते हुए इस आपतन बिंदु पर, ठीक है। ये लाइन इधर से यहाँ जा रही है, इसका नाम दे देते हैं ए। तो ये जो लाइन इस बिंदु पर जा रहा है इसी को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, याद रहेगा, इसको आपतित किरण बोलते हैं। और ये लाइन जा करके, किरण जा करके वो यहाँ से टकराती है, टकरा करके फिर यहाँ से निकल जाती है, ये फिर निकल गई, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। और जो टकरा करके इधर से आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो ये लाइन बनती है, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा यहाँ से जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। इस एंगल को आई बोलते हैं, इस एंगल को आर बोलते हैं। तो आपको पता है ना, आपतन कोण को आई से जोड़ करते हैं, यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसको आपतन कोण बोलते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। तो नाम भी दे सकते हो, इसका नाम है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, याद रहेगा। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है, इसी को बोलते हैं परावर्तन के नियम। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि जो आपतित किरण का परिभाषा, आपतन कोण का परिभाषा, आपतन बिंदु का परिभाषा, ये सबका हम परिभाषा एक बार सीख लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो आइए हम न्यू पेज लेकर आते हैं और उस पर हम सारे का हम परिभाषा सीखेंगे। सबसे पहला आपतित किरण था, पहला लेते हैं आपतित किरण क्या है, आपतित किरण क्या है, ठीक है। देखिए, आपतित किरण का परिभाषा होता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए समझाते हैं, फिगर से भी समझ में आ जाएगा। ये जो आपतित किरण है, किसी सतह ये सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये किरण पड़ रही है, इस पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो परिभाषा फिगर से ही सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार अलग अलग हम परिभाषा इसलिए लिखवा देते हैं ताकि आप लोग हमेशा याद रहे, ठीक है।
देखो हम तो कमज़ोर छात्रों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तेज वाले तो मतलब अपना इधर उधर दिमाग लगा कर पढ़ लेते हैं, लेकिन कमज़ोर छात्र जो होते हैं थोड़ा सा कम समझ में आता है, वो लोग मेहनत नहीं किए पहले, उनको हम सोचते हैं कि लाइन पर लेकर आ जाए, मतलब कि वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो आगे आराम से पढ़ लेंगे यार, कोई कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है, बस आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, इसलिए हमने साइंस से स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करो, हम तो आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो आपतित किरण का परिभाषा हुआ कि सतह पर किसी सतह पर पड़ने वाली किसी सतह पर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित आपतित किरण कहा जाता है, यह कहते हैं, ठीक है। ये हो गया परिभाषा याद सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं आपतित किरण का। अगला है आपतन बिंदु क्या है, ठीक है, इसी में क्या है आपतन बिंदु। आपतन, ये तो पेन चल ही नहीं रहा है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु का परिभाषा होता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। जिस जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, याद रहेगा। चलिए आपतन बिंदु हो गया। अब हम आपतन बिंदु के बाद तीसरा टॉपिक, आपतन बिंदु के बाद क्या था, परावर्तित था ना, परावर्तित परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। परावर्तित किरण का परिभाषा होता है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौटाई गई किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। परिभाषा से फिगर से समझिए, एक किरण गया यहाँ पर टकराया आपतन बिंदु से, फिर वो लौट जाएगी, उसी को तो परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यही तो परिभाषा में लिखेंगे जो फिगर में दिखाया गया है। तो जिस माध्यम से लिखेंगे, जिस माध्यम से नहीं में ना, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौटाई गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना। चलो इसमें एक अभिलंब होता है, उसका भी सीख लेते हैं, ठीक है। अभिलंब, अभिलंब
क्या है। अभिलंब का परिभाषा होता है कि किसी सतह के, किसी मतलब समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहेंगे। ठीक है, किसी समतल, किसी समतल, किसी समतल सतह के, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, खींचे हुए लंब को, खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे देखो अभिलंब कौन सा है आपको बता रहे हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये जो लाइन खींचे है ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। उस टाइम इसको लिखना भूल गए थे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। याद रहेगा। अब बच गया दो टॉपिक, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। ठीक है, इसको भी सीख लेंगे। 5 नंबर में डालो आपतन कोण। आपतन, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है। आपतन कोण का परिभाषा होता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण बोलेंगे। फिगर से समझो, आपतित किरण और बिंदु से जो अभिलंब खींचा गया है, ठीक है, इसी से जो बना कोण है उसी को तो क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, क्या होगा, परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को परावर्तन कोण बोलेंगे। तो फिगर से ही सारा चीज कंप्लीट हो जाता है यदि ध्यान से इस फिगर को समझोगे तो। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, खींचे गए, खींचे गए अभिलंब से जो, अभिलंब से जो कोण बनाती है, अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे, उसे आपतन, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब चलो, अब एक बच गया परावर्तन, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है। परावर्तन कोण का परिभाषा होता है कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो किसी को ना,
किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग परावर्तन कोण तक हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया। अब इसके आगे मिलता है हम लोग को प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होता है, और जो प्रकार है उनको समझाना भी होता है। 5 नंबर में पूछा जाएगा प्रतिबिंब से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम प्रतिबिंब पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में पहले समझाएंगे, उसके बाद डिफिनेशन लिखवा देंगे। प्रतिबिंब क्या है? तो देखिए, प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा सीखेंगे और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब का परिभाषा सीखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। तो इसका परिभाषा होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा आभासी या काल्पनिक बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक। ठीक है, तो अब इसका भी परिभाषा होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। पहला डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है,
तो परिभाषा लिखते हैं, किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। और इसमें और है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर मतलब देखा जा सकता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिख लीजिए। ठीक है। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना। चलो, तो वास्तविक प्रतिबिंब तक हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब क्या है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को भी सीख लिया जाए। दूसरा पेज लाते हैं। अब थोड़ा आभासी प्रतिबिंब के बारे में सीखा जाए कि आखिर आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है। ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि बिंदु मतलब किसी बिंदु स्रोत से जो आती प्रकाश की किरणें होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा दोनों में तो अंतर है। ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु उसे उस बिंदु उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अतः आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे प्राप्त पर्दे पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा हमेशा के लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को याद आया, इसे याद रखिएगा कि समतल दर्पण में, ठीक है, समतल, अभी दर्पण के बारे में सीखेंगे, समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, वस्तु की दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट कि कोई वस्तु जब समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब जो दर्पण से ठीक उतना ही पीछे बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी समतल दर्पण में जितनी आगे होती, दर्पण से जितनी आगे होगी कोई भी वस्तु, समतल दर्पण में कोई भी वस्तु जितनी आगे होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, तो अब हम ये सीखते हैं कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है। ये आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं कि क्वेश्चन बनता है हमारा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार देख लिखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता बहुत सारा है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब निम्न है। निम्न है। ठीक है, निम्न मतलब नीचे दिया गया है। तो पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, एक हो गया। लिखते हैं इसको कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, ये भी लिखेंगे। तीसरा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, पांचवा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा आपका 5 नंबर में। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे यानी सामने बनता है। वो भी लिख सकते हो 6 नंबर में, लेकिन 5 नंबर का आएगा तो बस 5 लिख दोगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुआ समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम गोलीय दर्पण में आते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण मिलेगा, उत्तल दर्पण मिलेगा। फिर गोलीय दर्पण से हम लोग उससे संबंधित विभिन्न पद पढ़ेंगे। जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद होते हैं, जैसे ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, टॉपिक का नाम डालिए। टॉपिक का नाम है, अब हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला इसमें डालिए गोलीय दर्पण का फर्स्ट टॉपिक में कि गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है कि उस दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। क्या होता है? एक खोखले गोले का भाग होता है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे गोलीय दर्पण
उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी 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 परावर्तक सतह जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले किसी खोखले किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। क्या होती है? एक भाग होती है। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले में आता है कि अवतल दर्पण क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें आता है कि अवतल दर्पण, अवतल उतल पढ़े हो ना, तो वहीं आया है अवतल दर्पण क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा होता है कि कोई कांच है, ठीक है, कोई कांच के कोई कांच है और टुकड़े की बाहरी सतह को जो रचित किया जाता है, कांच के टुकड़े को जो बाहरी सतह को रचित किया जाएगा उसी को अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई कांच है, इसको हमने इसको रचित किया, रचित कर रहे हैं ना, इसी को रचित करने को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो ये होता है सी, ये होता है एफ और ये होता है पी। ठीक है, पोल। तो ये नाम दे दो ए और ये दे दो बी। तो ये जो कांच है इसी को जो बाहर सतह को रचित कर रहे हैं इसी को तो हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो एक्चुअल में इसका जो परिभाषा होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है ना, कि कांच के टुकड़े को, कांच के इस टुकड़े को, कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह, बाहरी सतह को रचित मतलब कलर करना, ठीक है, बाहरी सतह को, बाहरी सतह को रचित, बाहरी सतह को रचित करने से अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, इसी को जब अंदर से रचित कर देंगे उसको उत्तल बोलते हैं। ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, टॉपिक का नाम डालो, उत्तल दर्पण क्या है। दूसरा, उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा होता है कि कांच के इस टुकड़े को, कांच के इस टुकड़े को, कांच के इस टुकड़े, कांच के इस टुकड़े के भीतरी सतह को, भीतरी सतह को, भीतरी सतह को रचित करने पर, रचित करने पर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। इस कांच के टुकड़े को जब हम बाहर अंदर की तरफ रचित करेंगे, ठीक है, जब अंदर की तरफ रचित करेंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, पी ए सी ए सी एफ और इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। तो जो अंदर के कर रहे हैं ना रेकरिंग, रचित कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि गोलीय दर्पण संबंधित कौन कौन से, मतलब बहुत सारे पद होते हैं, विभिन्न पद होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम डालिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से,
गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण से जो पद होते हैं बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, जैसे ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, इसके बारे में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम अभी चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित जो पद हैं उनको सीखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एक गोलीय दर्पण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम बनाते हैं, थोड़ा उतना अच्छा मेरा नहीं बन रहा है गोली दर्पण, थोड़ा आप लोग बनाइएगा अच्छा। मेरा तो बहुत मतलब क्या बताएं इसको देख कर हंसी रहा है मेरा गोली दर्पण पर। ठीक है ना, तो देख कर हंसना नहीं है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें अपना बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, जिसको सी बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं सी, जिसका नाम है वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर से रचित करेंगे तो क्या बोलेगा, अवतल दर्पण बनेगा। सबको पता है कि बाहर से रचित करने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, जब इसको अंदर से करेंगे तो ये क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, और इसको सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो हम किए हैं इसको हम लोग कलई बोलते हैं, चाहे रैतित बोलते हैं, ये तो सबको पता है। और यहाँ से जो एक लाइन निकलेगी, ये जो रेखा निकल रही है लाइन, ठीक है, इसका नाम है परावर्तक सतह। क्या नाम है, परावर्तक सतह। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, परावर्तक सतह तो इसको बोलते हैं यार, ये इस परावर्तक सतह इसको हमने बोला, ये जो लाइन है इसको परावर्तक सतह थोड़ी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से जो लाइन जा रही है त्रिज्या हो गई ना, परावर्तक सतह नहीं, सॉरी, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम गोलीय दर्पण संबंधी जो पद है, ठीक है, इसका हम लोग बारी बारी से परिभाषा सीखेंगे। ठीक है, और इसका जो नाम होता है, ठीक है, ये जो पूरा बन रहा है इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। मतलब ध्रुव उसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण को ध्रुव कहते हैं। मतलब जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर एक लाइन का नाम दे दो पी, ये मध्य बिंदु हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। याद रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका बारी बारी से ध्रुव का परिभाषा, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ सीखेंगे। ये वक्रता केंद्र है और ये त्रिज्या है, ध्रुव है, इनके बारे में सीखेंगे क्योंकि पहले से हम लोग उत्तल और अवतल के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं इसमें ध्रुव। ठीक है, कि ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है। तो ध्रुव का परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता वक्रता त्रिज्या क्या है, इसका परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जिस गोले का
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को, की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वक्रता केंद्र है, उसको भी सीख लेते हैं। अगला है वक्रता, वक्रता केंद्र क्या है, सब फिगर में है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र का परिभाषा होता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही पढ़ना था और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना। एक होता है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। मुख्य अक्ष का ऐसे बता देते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उस दर्पण को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इतना था, इतना आप लोग समझ गए। ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा। नेक्स्ट पार्ट 2 भी वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। उस वीडियो में भी इसके आगे का जो भी टॉपिक है सारे कवर कराएंगे। एनसीईआरटी में क्या होता है, सारे टॉपिक नहीं दे रहता है, लेकिन हम बहुत मेहनत कर करके आपको सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कितना भी देर लग जाएगा, लेकिन आप लोग को सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।